बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा 11 अक्टूबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं ईसा नकवी। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कमरा अदालत नंबर 1 में अहम तरीन मुकदमे की नज़र-ए-सानी की समात मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मौजूद था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली मौजूद थी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर मौजूद थे, मौजूद नहीं थे तो हामिद ख़ान मौजूद नहीं थे। और इस हवाले से आज कमरा अदालत में जो गुफ्तगू हुई, काजी फ़ाइज़ ईसा 13 जनवरी से ऑनवर्ड उनका जो बल्ले के निशान का फ़ैसला था, या फिर जिसके हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उन्होंने ये कहा कि ये बल्ले के निशान का केस ही नहीं था, वो फट पड़े। जो तनकीद पाकिस्तान की तारीख़ में काजी फ़ाइज़ ईसा पर इस मुकदमे का 13 जनवरी को फ़ैसला आने के बाद हुई, उसकी माजी में शायद मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में ये वो केस है जिसके ऊपर होने वाली तनकीद अगर उसको एक्यूमुलेट कर लिया जाए तो शायद जितने तमाम दीगर मुकदमात हैं उसमें आज तक की हुई जितनी भी तनकीद है उस पर यह हावी नज़र आती है। आज की समात में क्या कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने प्रोवर्बियल ड्रम बीटिंग करने वाले कहा सहाफ़ियों को कि ये ढोल बजाने वाले बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करते हैं, सच नहीं लिखते, सच लिख दो। क्या क्या कुछ कहा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, क्योंकि ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो ढोल बजाने वाले हैं उन्होंने तो फ़ैसला पढ़ने की ज़हमत नहीं की। काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या कुछ कहा इसमें, और ख़ास तौर पर हामिद ख़ान साहब के हवाले से उनकी जो एडजर्नमेंट की दरख्वास्त थी कि मैं पेश नहीं हो सकता, मेरी फ़ैमिली में एक प्रेसिंग इंगेजमेंट है, उसके हवाले से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ास से इंक्विजिटिव नज़र आए। वो ये चाहते थे कि उनको पता हो कि ये डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया हामिद ख़ान साहब ने कि आखिर फैमिली में ऐसी कौन सी इंगेजमेंट है कि जिसकी वजह से वो पेश नहीं हुए। बहरहाल उन्होंने टुवर्ड्स द एंड हुक्मनामा लिखवाया। हुक्मनामा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगली समात कब होगी तरतीब बार मैं आपको बता देता हूँ कि जब कमरा अदालत में समात शुरू हुई, काजी फ़ाइज़ ईसा दीगर 2 जज साहिबान ये वहाँ पर पहुँचे। कोई बहुत ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा था। यानी कि अमूमन इस किस्म के जो केस हैं जब उनकी समात होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो कमरा अदालत खचा खच भरा नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ थी। आज जो है सबको मालूम था कि हामिद ख़ान साहब एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दे चुके हैं, तो शायद ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल था कि आज तो समात में कुछ ख़ास होगा नहीं, मुलतवी कर दिया जाएगा, नॉर्मल सी एक समात होगी, उसमें कोई ऐसे जुमले कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होगी, ना बुखला। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तक जो है वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, अलबत्ता सहाफ़ी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। अदरवाइज़ आपको खाली नज़र आता था कमरा अदालत। जैसे ही समात का आगाज़ हुआ, केस टेकअप हुआ, कॉल हुआ, तो फिर वहाँ पर अकबर एस बाबर जो हैं उनके वकील रोस्ट्रम पर आ गए, वो मौजूद थे। और उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है कहा कि हमारे सामने एक जो है वो एडजर्नमेंट की दरख्वास्त आई है कि इस केस को मुलतवी कर दिया जाए। और उन्होंने कहा जो वकील हैं अकबर एस बाबर के कि आप ज़रा ये दरख्वास्त ऊंची आवाज़ में पढ़ कर सुनाएँ कि ये दरख्वास्त क्या आई है। उस दरख्वास्त के पढ़ने के दौरान ही, दरख्वास्त आपको मालूम है कि हामिद ख़ान साहब ने कहा कि मेरी फ़ैमिली में एंगेजमेंट है, तो आज जुमा 11 अक्टूबर मैं लाहौर में मौजूद होऊंगा, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। इस दौरान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सहाफ़ियों की तरफ जो उनके बाएं जानिब एक कोने में कमरा अदालत में बैठते हैं, वैसे तो ज़ाहिर है कि ममानियत नहीं है, मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे होते हैं, लेकिन वो एक ख़ास मेज़ और उसके पीछे रखी हुई कुर्सियाँ जहाँ पर अदील सरफराज समेत हमारे जो दीगर कॉलीग्स हैं, उसमें करामत मुग़ल साहब थे, सईद बलोच थे, असद अली तूर थे, दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनकी जानिब एक भरपूर किस्म की निगाह डाली और उन्होंने कहा कि फिर बाहर जाकर प्रोवर्बियल ड्रम बीटिंग की जाती है, बाकायदा ढोल बजाया जाता है कुछ लोगों की तरफ से जो इस वक्त इस कमरे अदालत में मौजूद हैं। वो कहते हैं इस केस को जानबूझकर मिस इंटरप्रेट किया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा ये केस बल्ले के निशान का केस था ही नहीं, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। फिर उन्होंने जो अकबर एस बाबर के वकील हैं उनसे कहा कि आप ज़रा ये केस का फ़लाँ जो हमने फ़ैसला दिया था उसका फ़लाँ पैराग्राफ और फ़लाँ पैराग्राफ ज़रा ऊंची आवाज़ में पढ़कर सुनाएं। जो वकील हैं उन्होंने पैराग्राफ्स पढ़ने शुरू किए और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक मरतबा फिर प्रेस की तरफ वहाँ पर निगाह डाली और उन्होंने कहा कि क्या ढोल बजाने वाले ये फ़ैसला पढ़ने की ज़हमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो हमेशा से कह रहा था कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लें, हमने 13 जनवरी को
फैसला दिया 14 जनवरी को इलेक्शन करवा लेते, उसके बाद इलेक्शन करवा लेते। इन्होंने 6 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा इन्होंने 6 फरवरी को नज़र सानी दरख्वास्त दायर की, जिसका मतलब है कि ये चाहते ही नहीं थे कि नज़र सानी हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस फैसले पे कोई नज़र सानी करे, अपना फ़ैसला तब्दील करे। फिर काजी फैज़ी साहब ने एक मरतबा फिर कहा, बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करते हो, सच तो लिख दो। मैंने आज तक, उन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसी एडजर्न करने की दरख्वास्त नहीं देखी अपने करियर में कि कोई वकील जो है वो मुकदमे में ना पेश होने के लिए लिखे कि फैमिली एंगेजमेंट है। उन्होंने कहा कि जो हामिद खान साहब हैं उनके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये ताख़ीरी हरबा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको चाहिए हेडलाइन, तो ठीक है फिर हम इनको हेडलाइन दे देते हैं, ये कहा काजी फैज़ी साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसी दरख्वास्त नहीं देखी। ये फैमिली एंगेजमेंट क्या होता है, ये क्या ग्राउंड है कि जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि मुकदमे को मुलतवी कर दें? यानी ये अपनी मर्ज़ी से आएंगे, जब इनका दिल करेगा तो ये कमरे अदालत में आएंगे, अदालत के सामने पेश होंगे, वरना पेश नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा करते हैं फिर ये बाहर जाकर, ये कहते हैं कि हमारी नज़र सानी दरख्वास्त समाअत के लिए नहीं मुकर्रर की जाती। ज़ाहिर है कि इस तमाम वक्त के दौरान आपको पता है कि काजी फैज़ी साहब पे कितनी तनकीद हुई कि ये जो है वो नहीं लगाई गई दरख्वास्त, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई, नज़र सानी की दरख्वास्त पर जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ की इस बात का, इस गुफ्तगू का हवाला देते हुए काजी फैज़ी साहब ने कहा कि प्रोपेगेंडा करते हैं कि लगाते नहीं हैं, हमने जब लगा दिया तो फिर ये आते नहीं हैं, ये क्यों नहीं आए हैं? क्या हम हामिद खान के लिए कोई अलग कानून लगा दें, बना दें? क्या कानून तब्दील कर दें हम पाकिस्तान का हामिद खान के लिए कि उनकी फ़ैमिली में कोई इंगेजमेंट है? तो उसके ऊपर जो है वो अकबर एस बाबर के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि कल लगा लें समाअत के लिए। उस पर काजी फैज़ी साहब कहते हैं, फिर एक मरतबा उन्होंने प्रेस की तरफ देखा, वहाँ पर बैठे हुए सहाफ़ियों की तरफ देखा और देख कर उन्होंने कहा कि फिर ये कहेंगे कि हफ़्ते को अदालत लगा ली, तो हफ़्ते को अदालत लगा ली के ऊपर फिर एक तनकीद और प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वकील भी तब्दील किया जा सकता था, अब कवानीन तब्दील हो चुके हैं, वकील जो है उन्होंने तब्दील नहीं किया, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनको सिर्फ हेडलाइंस चाहिए, तो फिर हम इनको हेडलाइन दे देते हैं। सवाल किया उन्होंने कि एडजर्न कर दें, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात हुई कि वो भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई। फिर काजी फैज़ी साहब ने कहा कि 13 जनवरी को हमने फ़ैसला दिया, 14 को इलेक्शन करवा लेते, उसके बाद इलेक्शन करवा लेते, प्रेसिंग फैमिली एंगेजमेंट को क्यों डिस्क्लोज़ नहीं किया गया? फिर कहते हैं कि 24 जनवरी को हमने तफसीली फ़ैसला दे दिया था। अमूमन तो ये होता है कि जिस दिन तफसीली फ़ैसला आता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं इसमें, वो उसी दिन जो है नज़र सानी की दरख्वास्त दायर कर देती हैं। नज़र सानी की दरख्वास्त को डिले किया गया, 6 फरवरी को लगाया गया। इसका मतलब है ये कि तो चाहते ही नहीं थे कि जो नज़र सानी है वो की जाए फ़ैसले के ऊपर। हालांकि आपको याद होगा कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी, तहरीक इंसाफ के लोग तितर बितर थे, इनके वकला ही थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, और वो वकील जो हैं अपने आप को उठाए जाने से बचाने के लिए, अपने प्रपोज़र सेकेंडर पूरे करने के, यही वो टाइम है जिस वक्त इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका था। 22, 23, 24, 25 जनवरी से लेकर फरवरी की जो तारीख़ बनती है, 6 तारीख़, 7 तारीख़, 8 तारीख़, उस वक्त तक हर गुज़रते दिन की अपनी अहमियत थी, हर गुज़रते दिन जो है उसके एक अपनी रिक्वायरमेंट थी। उससे पहले आपको पता है कि इनके प्रपोज़र सेकेंडर्स उठाए जा रहे थे, और बाद में हलकों में इनको अपनी चीज़ें कैंपेन करने के लिए क्या सूरत हाल का सामना था, वो चीज़ ज़रूर जहन में रखें। बहरहाल काजी फैज़ी साहब ने उसको जो है वो बिल्कुल भी अपने जहन में मेरा ख्याल है कि नहीं रखा कि वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे, उस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा था। आप उससे आइसोलेट नहीं रह सकते, आप उससे अलूफ़ नहीं रह सकते, वो सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर मौजूद था। तो काजी फैज़ी साहब ने कहा कि जो कानून है उसमें तब्दीली के बाद जो है दीगर वकला की खिदमात ली जा सकती हैं। इसमें उन्होंने कहा कि वकला में बैरिस्टर गौहर थे, उसमें अली ज़फ़र साहब की बात की, दीगर वकला के नाम लिए, उन्होंने कहा कि वो वकला थे, उनमें से कोई आ जाता, नहीं तो ये हामिद खान की जगह कोई और वकील जो है उसको जो है केस असाइन कर देते, वो यहाँ पर पेश हो जाता। उन्होंने कहा कि मैं अगरचे जो है वो केस मुलतवी करने के जो ग्राउंड्स हैं उनसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, लेकिन फिर उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाज़ों के लिए अगले हफ्ते, क्योंकि बेंच अवेलेबल नहीं है,
یہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ روز میں نے ویڈیو کی تھی, میں نے کہا تھا کہ آج ایڈجرن ہو جائے گا, اور اگر ایڈجرن ہو گیا تو اس صورت میں مجھے تو نہیں لگتا اگلا پورا ویک جو ہے وہ کیس فکس ہو سکتا ہے. 2 دن آپ کے چھٹیوں کے آ گئے ہیں, پھر اس کے بعد 2 اگلے ویکینڈ کی چھٹیاں ذہن میں رکھیں. اس دوران پھر پیر, منگل اور بدھ وفاقی دارالحکومت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. یہی پیچھے میرے شارع دستور ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. یہاں ڈپلومیٹک موومنٹ ہوگی, لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ اتنا سیکیورٹی کا اس کا بندوبست کرنا, یہ سب کچھ کرنا تو وہ ممکن نہیں ہو پائے گا. اس کے بعد بھی جو 2 دن رہتے ہیں اس میں جو دیگر جج صاحبان ہیں وہ غالباً نیکسٹ ویک میں اویلیبل نہیں ہیں. جسٹس مسرت ہلالی اویلیبل نہیں ہے, جسٹس محمد علی مظہر اویلیبل نہیں ہے. لہٰذا قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مزید ملتوی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہے, پیر 21 اکتوبر تک جو ہے وہ ہم ابھی اس کو ملتوی کر دیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی سٹرونگ آبزرویشن دی اور یہ فیصلہ انہوں نے لکھوایا. انہوں نے کہا کہ مزید ملتوی کرنے کی کسی بھی کوشش کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. ابھی وہ فیصلہ لکھوا رہے تھے تو اس دوران جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کیس میں تو نیاز اللہ نیازی اور بیرسٹر گوہر بھی جو ہے وہ پٹیشنر ہیں. نام کے ساتھ لکھنے کی جو ہے وہ انہوں نے کہا بیرسٹر بھی لکھتے ہیں, اور یہ عدیل سرفراز صاحب بھی یہاں پر آ گئے ہیں, یہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. اور عدیل سرفراز سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو پرووربیل ڈرم بیٹنگ کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ کہا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے. آپ اور اسد علی طور ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو اس کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر جا کر پرووربیل ڈرم بیٹنگ کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں. سر میری نظر میں تو لب لباب یہ ہے کہ آج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 13 جنوری کا ملبہ ہم صحافیوں پر ڈال دیا ہے, کورٹ رپورٹرز پر ڈال دیا اور خود پتلی گلی سے نکل گئے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں. 13 جنوری کے اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملا ہے یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. پھر اس کے بعد بحث, اب یہ وضاحت در وضاحت ابھی پہلی دفعہ نہیں دے رہے. آج تو چلے ریویو ہے, اس کے اندر تو وضاحتیں آنا بنتی تھیں. جہاں ریویو نہیں تھا وہاں پر بھی 12 جولائی کا جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس میں میرا خیال ہے کہ جتنی آبزرویشنز 13 جنوری کے حوالے سے یا وضاحتیں دی گئیں شاید کسی اور مقدمے میں ایسا نہیں کیا گیا. بالکل آپ کی بات درست ہے. اور یہاں پر دیکھیں ایک چیز بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک ہے جو آج جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دوران سماعت کہی. انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مقدمہ آج پہلی دفعہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا یہ خبر میں نے بریک کی تھی 29 جون یا 29 مئی کی تاریخ, 29 مئی کو, کیونکہ اس میں بیرسٹر علی ظفر نے ایڈجرنمنٹ کی درخواست کی تھی کہ 4 تک وہ اویلیبل نہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, انہوں نے یہ درخواست نہیں کی تھی کہ وہ اویلیبل نہیں ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹوسٹ ہے. ٹوسٹ یہ ہے کہ علی ظفر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے, نہ ہی فائنل کاز لسٹ کا یہ مقدمہ حصہ بنا تھا. ایک پروپوزڈ کاز لسٹ ہوتی ہے جو تقریباً آج سے 2 ماہ پہلے 1 ماہ کے لیے جاری کی جاتی تھی. منڈے کو ایک مہندی کا فنکشن ملا ہے تو میں نے کہا ڈھولچیوں سے پوچھ لوں اگر آپ میرے ساتھ جانا چاہیں گے تو یہ جو ڈھول بجانے والا کہا گیا اس کے اوپر اب صحافی جو ہے وہ اسی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں سن بھی رہا تھا مریم نواز نے کہا کہ ہمیں اس سے پہلے جو ہے وہ فلاں کہا گیا تھا, آج ہمیں مراسی بھی کہہ دیا. چلیں ٹھیک ہے سر, فیکچولی درست کہا ہے ویسے. اچھا ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ جو میں بات کر رہا تھا نا 29 مئی کی, دیکھیں پروپوز کاز لسٹ جاری ہوتی ہے جس کے اندر وہ مقدمات ہوتے ہیں جو آئندہ کی جو فائنل کاز لسٹیں ہوں گی ہفتہ وار, ان کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا. ایک پروپوز کاز لسٹ میرے ہاتھے چڑھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مخصوص یہ بلے کے نشان والا مقدمہ ریویو مقرر ہے. تو میرے لیے یہ بڑی خبر تھی, میں نے بریک بھی کی. اس کے بعد پھر اچانک سے ہم نے دیکھا جو فائنل کاز لسٹ آئی تو وہ غائب تھا بیچ میں سے. اب جناب قاضی فائز صاحب پہلے تو یہاں پر جو بات کر رہے ہیں مقدمہ پہلے سماعت کے لیے مقرر تھا. بھائی مقرر تو نہیں تھا, ٹھیک ہے, آپ نے مقرر اس کو ہم تب مانتے کہ آپ نے فائنل کاز لسٹ کا اس کو حصہ بنایا ہوتا. ہاں سائیکل میں ضرور تھا, اس کے باوجود وہ نہیں لگا. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب جنرل ایڈجرنمنٹ پر تھے. یہ کوئی ریزننگ نہیں ہے کہ علی ظفر صاحب جنرل ایڈجرنمنٹ پر تھے. علی ظفر صاحب نے جنرل ایڈجرنمنٹ آپ کو جو دی وہ کیا آپ کے اس فیصلے کے بعد یا اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے بعد دی؟ جنرل ایڈجرنمنٹ وکلاء کی عموماً ہوتی ہے جب موسم گرما کی تعطیلات ہوتی ہیں. اکثر وکلاء فیملیز کے ساتھ باہر جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, مہینے 2 مہینے کی جنرل ایڈجرنمنٹ وہ درخواست دیتے ہیں سپریم کورٹ میں, اور وہ پہلے دیتے ہیں. 1 یا 2 مقدمات کے لیے وہ نہیں دیتے, وہ کسی بھی مقدمے میں پیش نہیں ہوتے. یہ ایک چھٹی لینا ہوتی ہے وکلاء نے. اب اس کو جواز بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شاید اس کو جواز بنا کر کے اس کے مقدمے کو مقرر نہیں کیا. دیکھیں آج آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک علی ظفر صاحب تو وکیل نہیں تھے, بیرسٹر گوہر کا بھی نام یاد آ رہا ہے آپ کو 13 جنوری کو جبکہ آپ نے انہیں بولنے نہیں دیا تھا. اس کے علاوہ بہت سے وکلاء, آج تو قاضی صاحب نے کہا کہ نام کے ساتھ بیرسٹر بھی لکھتے ہیں.
बिल्कुल, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का जिक्र हुआ, बहुत से वकला का जिक्र आज कर रहे हैं कि भाई ये तो मौजूद थे, हामिद खान साहब नहीं थे तो फिर क्यों नहीं आए। उस वक्त भी तो भाई अली ज़फ़र साहब अगर जनरल एडजमेंट पर थे तो दीगर वकला तो मौजूद थे, आप उस वक्त क्यों नहीं आपने लगाया। बात यह है, बाद में उन्होंने ख़ुद भी बात की कि उनकी जो कुलीग हैं मुसरत लाली साहिबा, उनको अमराज़ क़ल्ब के बायस वो नहीं आ पा रही थी, ये भी एक वजह उन्होंने बताई, जबकि असल आर्ज़ा यही एक वजह थी उस वक्त जो हमें बताई गई थी कि शायद जस्टिस मुसरत लाली की अदम दस्तावेज़। लेकिन यहाँ पर देखें ना, काजी फाइज़ साहब एक बात को ख़ुद ट्विस्ट कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जस्टिस मुसरत लाली की अदम दस्तियाबी के बायस बेंच नहीं बैठ सका। आप इस बात को वहाँ पर करें, अगर आपने करना भी है। ये बात आप क्यों कर रहे हैं कि अली ज़फ़र साहब जनरल एडजमेंट पर थे, तो वो दाने पूरे रखने की कोशिश मेरे ख्याल से ये गैर ज़रूरी थी और ये गैर मामूली भी है। अदालतों में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, हमें ड्रम बीटर्स कहा जाता है, अफसोसनाक सूरत हाल है, पहली दफ़ा नहीं कहा गया, इससे क्या पहले इससे भी ज़्यादा सख्त बातें कही गई हैं और हम उसको ऑन अ लाइटर नोट लेते हैं कि भाई चलें ठीक है, चीफ़ जस्टिस हैं वो कह सकते हैं, एक एहतराम का रिश्ता होता है, मगर हर चीज़ की एक हद होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर आपने अब मामूल बना लिया है, महज इस बुनियाद पर कि आप पर तनकीद की जाती है, आपके फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आप उस पर जज वकला के साथ पर्सनल हो रहे हैं, साफ़ियों के साथ उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं और उसके बाद ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग शायद किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं, कोई एक मुहिम साजी हम आपके खिलाफ चला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप इतने भी अहम नहीं है, आपसे पहले भी बहुत से जजेस साहिबान रहे हैं, हमारा उनके साथ भी कोई खसूसी प्यार मोहब्बत नहीं था, इतना ही था जितना आपके साथ है। आपके साथ ज़्यादा इस वजह से हो रहा है, आपको फील हो रहा है ज़्यादा इस वजह से, क्योंकि आपके फैसले इस तरह के। अदील सरफराज जो है वो बाकायदा लगता है कि जज्बात की रोह में जो है वो बहकते हुए नज़र आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अदील थैंक यू सो मच, ये जो मुकदमा है अब पीर 21 अक्टूबर जो है उसको सुना जाएगा और काजी फाइज़ा साहब ने वाज़ेह किया है कि अब इसको एडजर्न नहीं किया जाएगा और एडजर्नमेंट के लिए, इल्तवा के लिए जो है उन्होंने कहा किसी दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं करेंगे। साथ ही बड़ी अहम बात यह है कि शायद मेरा ख्याल है कि जो हामिद खान साहब ने 7 अक्टूबर को वकला कन्वेंशन, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन इस्लामाबाद में हुआ, उसमें जो उन्होंने तकरीर की थी वो 2 मिनट 9 सेकंड का क्लिप ऐसा है कि जिसके बाद शायद वो अवॉइड कर रहे हैं, वो ना चाहते हो कि वो काजी साहब का उनका आमना सामना हो, क्योंकि जो अल्फाज हामिद खान ने काजी फाइज़ा साहब के हवाले से इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि अनलाइक हामिद खान थे। जो लोग हामिद खान को जानते हैं कि वो इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, बिकाऊ माल तक कह देंगे, ये सब कुछ कह देंगे, तो वो शायद अवॉइड कर रहे हों और वो अगली समात पर भी शायद यही हो कि हामिद खान साहब जो हैं वो शायद पेश ना हों, उनकी जगह तहरीक इंसाफ किसी और वकील को पेश करे इसमें। बट एग्जैक्टली फ्यूचर को एज सच प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखते हैं कि क्या होता है इस अहम तरीन केस में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।